सचिन केलवा साहब, बागली डिवीजन के अंतर्गत समस्त वितरण केंद्रों से पधारे हमारे सभी आदरणीय प्रभारीगण, जिसमें अतुल तिवारी सर, रंजीत पाल साहब, सुजीत कुमार यादव साहब, सूरज कुमार कुशवाहा साहब, अर्पित चौधरी साहब, संजय साहू साहब, धनंजय सिंह तगड़ियाल साहब और बागली डिवीजन के समस्त टीए साहब, समस्त लाइनमैन साहब, सीनियर में तो एक दो ही दिख रहा है, हाँ बस एक ही है पूरे डिवीजन। सभी रेगुलर, संविदा और हमारे आउटसोर्स के लाइनमैन साहब लोग, आप सभी को जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। थोड़ी एनर्जी आना चाहिए साथियों। जैसा कि साहब ने एक भावुक अपील की है ना, आपके बिल्कुल अंदर तक उतरी होगी वो अपील कि जब घर से आपको टिफिन लेके छोड़ा जाता काम पे, तो उम्मीद ये की जाती है कि वो खाली टिफिन लेके अपने को वापस पहुंच रहे हैं। उसी खुशी के साथ, जिस खुशी के साथ आपको भेजा जाए, हम लोगों की भी कोशिश रहती है, ऐसा नहीं है, हम भी अपने प्रति अवेयर हैं, काम की इंटेंसिटी को भी समझते हैं, हमारे फील्ड से भी हम अच्छी तरह परिचित हैं, उसमें कितनी कैजुअलिटीज हो सकती है, कितने हिजार्ड हो सकते हैं, उन सबको भी हम जानते हैं। लेकिन इन सबके बावजूद जब हमारी कंपनी पश्चिम क्षेत्र के सभी जिलों के जब आंकड़ों को, अपन साल भर के आंकड़ों को जब देखते हैं, तो वो आंकड़े बड़े डरावने हैं। अभी 3-4 दिन पहले एक दुर्घटना घटित हुई, जो कि फेटल दुर्घटना हुई। सितंबर में लगातार 3 दिन तक 28, 29 और 1 नवंबर में 3 दुर्घटनाएं घटी, तो तीनों फेटल। 1 अप्रैल 2025 से 30 सितंबर 2025 तक उज्जैन रीजन के अंदर 7 जिलों में कोई फेटल दुर्घटना घटित नहीं हुई। सिर्फ एक नॉन फेटल का यह मतलब होता है कि वो दुर्घटना जिसके अंदर व्यक्ति इतना हताहत हो गया कि या तो ऑन द स्पॉट डेथ हो गई या फिर सर्वाइवल के बाद में 2-4-8 दिन के बाद डेथ हो गई। ये घातक दुर्घटनाओं में आता है, जिसको फेटल एक्सीडेंट बोलते हैं। नॉन फेटल वो कि दुर्घटना तो हुई, लेकिन उतना तगड़ा हिजार्ड करंट का नहीं हुआ, कहीं न कहीं वो अंग भंग हुआ या जो भी है कि बाद में वो डॉक्टरी इलाज के बाद सर्वाइव हुआ। इलेक्ट्रिकल दुर्घटना का यह मतलब होता है कि जो बिजली के संपर्क में आने से होने वाली दुर्घटना, और मैकेनिकल दुर्घटना का यह मतलब होता है कि हम बिजली से संपर्क में तो ना आए, लेकिन दूसरे कोई काम करने के दौरान कहीं न कहीं अवेयरनेस की कमी से ऐसी कोई घटना हुई जिसमें हमारे शरीर के किसी न किसी भाग को क्षति पहुंची। लेकिन इस 30 सितंबर के बाद पता नहीं क्या हुआ कि आंकड़े जो है लगातार बढ़ते जाए। अब इसमें रेगुलर, आउटसोर्स और इन आंकड़ों को भी अपन छोड़ दें कि ये अभी जैसे अपन प्रोग्राम कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं इसका फर्क भी पड़ रहा है, लोग समझ भी रहे हैं और प्रक्रियाओं का पालन भी कर रहे हैं। लेकिन जो दूसरे आंकड़े बढ़ रहे हैं वो है एनिमल के और आउटसाइडर के। आउटसाइडर का ये मतलब हुआ कि वो कहीं से कहीं तक अपने विभाग से संबंधित नहीं है,
लेकिन कहीं ना कहीं वो चपेट में आके बिल्ली के उसमें जा रहे हैं। और ये वो आंकड़े हैं जो रिपोर्ट हो रहे हैं। एनिमल में जो भैंसे हैं, गाय हैं, ये जो एनिमल जो कि रिपोर्ट हो रही है, ये दो आंकड़ों की वजह से ओवरऑल आंकड़े अपने ज्यादा बढ़ते हैं। अभी लेटेस्ट इसी पिछले महीने में कंपनी ने इन सब आंकड़ों से चिंतित होते हुए इसके ऊपर टॉप लेवल के मैनेजमेंट ने इसको बहुत सीरियसली संज्ञान में लिया और उसके लिए एक सेफ्टी कल्चर डेवलपमेंट कमेटी गठित करी 4 लोगों की। और अगर कोई दुर्घटना घटित होती है तो उसके लिए डीज एंड अबोव उसके एनालिसिस की एक कमेटी गठित की। अब सवाल कुल मिला के कल्चर का है। हम सारी चीजें समझते हैं, ऐसा नहीं कि हम नहीं जानते। हमारे यहाँ पे अगर छोटे बच्चे से भी अगर पूछेंगे आप, तो उसके भी माँ बाप ने उसके दिमाग में प्रोग्रामिंग कर दी रहती है कि बेटा इस बटन के हाथ में लगाना, करंट लग जाएगा। वो नहीं जानता करंट क्या होता है, लेकिन उसकी प्रोग्रामिंग हो गई होती है। तो जब भी आप बोलोगे, आप भले करके देखना, वो वहां से दूर हट जाए, करंट लग जाएगा। अब हम तो इसी विधा में पढ़ के आए हैं और इसी विभाग में काम कर रहे हैं, तो हमसे ज्यादा बेटर कौन समझेगा इसको। लेकिन इन सब के बावजूद, सारी जानकारियों के बावजूद भी घटनाएं तो हो रही है, वो तो रुक नहीं रही। और जब कभी किसी के साथ दुर्घटना घटित होती है तो क्या होता है, शुरू तो अपन सब इमोशनल रहेंगे, बहुत भावुक रहेंगे, 1 दिन 2 दिन 3 दिन जो बन पड़ेगा मदद करेंगे, जितनी बन पड़ेगी ये मानवीय आधार पर हम मदद करेंगे। लेकिन 12-13 दिन बाद धीरे धीरे उस चीज की इंटेंसिटी कम होती जाती है और वो व्यक्ति और उसका परिवार, मेरे ख्याल से फिर उसको अकेले ही सर्वाइव करना पड़ता है। तो मैं ये भूमिका इसलिए बना रहा हूं कि यहाँ लिखा है कि बिजली दोस्त है अच्छा, लेकिन घातक दुश्मन है। ये सब स्लोगन जो है हमारे माइंडसेट के लिए बने हुए हैं। माइंडसेट का ये मतलब होता है कि सारी जानकारी होने के बावजूद कहीं ना कहीं, कभी ना कभी हम उन चीजों को इग्नोर कर देते हैं। और उसके कारण है, इग्नोर करने का भी कारण है कि जब कभी हम शुरू में कोई काम सीखते हैं, पहले दिन एमपीवी में आके किसी ट्रांसफार्मर के फ्यूज पे आपने फ्यूज लगाया होगा, उस दिन का आपका डर और आपकी जागरूकता कोई अलग रही होगी। आपको सीनियर लाइनमैन साहब ने अगर बोला होगा कि भाई वो डीपी का फ्यूज उड़ गया तो बांध गया, तो वो गया होगा फ्यूज बांधने, तब उससे आप पूछो कि उसका पूरा ध्यान जो है, उसका पूरा इंटेंशन उसमें प्लायर में, उस फ्यूज में, उस कटआउट में ही रहा होगा। लेकिन जब एक बार बांध दिया, 2 बार 4 बार बांधते बांधते फिर क्या हुआ कि वो डाटा हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चले जाते हैं। फिर हम उसको उस जागरूकता के साथ नहीं करते हुए, जो हमारी प्रोग्रामिंग हो चुकी है, उस प्रोग्रामिंग के तहत काम करते हैं, आदत के मुताबिक काम करते हैं। हम रोज ही परमिट लेते हैं लाइनों में। कोई नई बात तो है नहीं कि आज लिया तो महीना 2 महीने में लेंगे, डेली परमिट ले रहे हैं। लेकिन शुरू में जब परमिट लिया होगा आपने, और जब ऊपर चढ़ के काम करने गए होंगे, तब आपका पूरा ध्यान उसी के अंदर लगा होगा। लेकिन रोज एक ही काम करते करते वो एक आदत में शुमार हो जाती है। गलत तो नहीं बोल रहा हूं ना? हम पहली बार अगर मोटरसाइकिल चलाना सीखे होंगे तो हमको ये लगा होगा कि यार कहीं स्लिप नहीं हो जाए, कहीं एक्सीलरेटर जोर से नहीं दब जाए, कहीं कोई सामने नहीं आ जाए, ब्रेक मारा कि नहीं, गाड़ी बंद नहीं हो जाए तो क्लच दबाएंगे। लेकिन वही मोटरसाइकिल है, वही आप पे है, मैं भी उसी में शामिल हूँ, मेरे को अलग मान के मत चलना, जो भी बोल रहा हूँ मैं उसमें शामिल हूँ, ठीक है। जब क्या होगा कि वही मोटरसाइकिल है, वही अपन है, लेकिन जब धीरे धीरे प्रैक्टिस होती जाती है
तो हमारा वो अवेयरनेस जो है, हमारी वो जो जागरूकता है, वो जो हमारा प्रेजेंट माइंड है, वो काम करते समय की होने वाली क्रियाओं के प्रति जो इंटेंशन है, वो कहीं ना कहीं दूर हो जाता है। फिर हम आदत के मुताबिक, प्रोग्रामिंग के मुताबिक, हमारा एक मशीनीकरण है, उस मशीनीकरण के सब तहत अपन काम करते हैं। ठीक बोल रहा हूं? बस इस कल्चर को हमको बदलना है, इस कल्चर को हमको बदलना, हमारे मशीनीकरण को अपने को बदलना। क्या करना है? जो हमारा मशीनीकरण हर काम में हो गया है, हमारा शरीर क्या कर रहा है, विचार कहां चल रहे हैं, उसमें समन्वय करना है। साथियों, इस समाज के सर्वांगीण विकास के लिए, आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जितने भी विभाग हमारे सरकारी या गैर सरकारी काम कर रहे हैं, उन जितने भी विभाग है, जितने भी तंत्र है, उनमें जितने जोखिम भरे तंत्र हैं, उसमें से एक प्रमुख बिजली तंत्र है। कौन कौन से जोखिम है भैया? आर्मी में आपको जोखिम लगती है, पुलिस में जोखिम लगती है ना? जितनी भी इलेक्ट्रिकल संबंधित इंजीनियरिंग विभाग है, वो सब जोखिम वाले हैं। तो हमारा तो प्योर इंजीनियरिंग यही काम है। तो जब हम इस जोखिम के क्षेत्र में अगर काम कर रहे हैं, तो हमारा व्यक्तित्व, हमारी पर्सनालिटी भी कोई साधारण नहीं हो सकती। एक लुंज-पुंज पर्सनालिटी हमारी नहीं हो सकती। हमको किसी ऑफिस में जाके टेबल कुर्सी बैठ के काम नहीं करना कि वहां अगर कोई गलती होगी तो क्या होगा, उसकी कार्रवाई क्या होगी। ज्यादा से ज्यादा एक शोकांत मिल जाएगा, कोई वेतन काट देगा, या और क्या सस्पेंड कर देगा, इससे ज्यादा क्या करेगा। लेकिन यहाँ पे हमारे द्वारा अगर कोई गलती होती है, तो ये सारी प्रक्रिया ना होते हुए फैसला ऑन द स्पॉट ही होता है। कहाँ पे होता है फैसला? ऑन द स्पॉट, कोई सुनवाई नहीं होता। तो कैसी पर्सनालिटी होना चाहिए हमारी? हमारे व्यक्तित्व के अंदर एक स्पेसिफिक डिसिप्लिन होना चाहिए। डिसिप्लिन उसको कहेंगे कि अगर ये बोला है कि लाल बत्ती हो गई या रुकना है, ये नियम में बोला है, भले कोई आगे कोई नहीं जा रहा हो, पीछे कोई नहीं जा रहा हो चौराहे पे, लेकिन लाल बत्ती है और आपको बोला है कि यहाँ पे रुकना है, तो अगर हम रुक जाते हैं तो आप मान के चलिए कि आप नियम का पालन करने वाली अनुशासन की परिधि में हैं। लेकिन अगर उसको तोड़ के अगर अपन फ्लाइट कर रहे हैं, तो हमने उस नियम की अवहेलना करी। तो हमारा व्यक्तित्व जो है, वो उस प्रोटोकॉल में, सड़क पे चलने वाले प्रोटोकॉल में, उस अनुशासन के दायरे से बाहर हो गया। वो जब एक बार बाहर होगा, दो बार ठीक है, नहीं हुई दुर्घटना, एक्सीडेंट नहीं हुआ, ठीक है। लेकिन इन्हीं तरह से जब हमारे अंदर नियमों को पालन नहीं करने की अगर ये लापरवाही बढ़ती जाएगी, तो कभी ना कभी जो है उसकी चपेट में हमको आ जाएंगे। तो हमारा व्यक्तित्व जो है एक साधारण नहीं हो सकता। हमारे अंदर एक अलर्टनेस होना चाहिए, हमारे अंदर एक जागरूकता होना चाहिए, हमारे अंदर जो एक स्पेसिफिक प्रोटोकॉल है उसका पालन करने वाला होना चाहिए। इसमें डर लगना और ना लगना इसका कोई सवाल नहीं है। अब मैं आपसे बोलना चाहता हूं कि एक लाइनमैन के लिए कार्य के दौरान बरते जाने वाले सेफ्टी प्रोटोकॉल में सर्वप्रथम अगर कोई चीज आती है तो वो ये है कि उसको हमेशा कॉम्पिटेंट शूज, जूते पहन के ही अपने कार्य क्षेत्र पे जाना चाहिए। और ये चाहिए शब्द भी अपन हटा दें, जाना ही है। अब मैं आपको एक एक चीज के महत्व और उसका एक्सप्लेन भी करूंगा कि क्यों थोपी जा रही है जबरदस्ती ये चीज, क्यों पहने साहब जूते। आपके प्रश्न ये होना चाहिए कि क्यों पहने। देखो, बहुत बारीकी से इस चीज को आप समझें। हमारा शरीर इलेक्ट्रिकली सुपर कंडक्टर तो नहीं है, लेकिन बहुत अच्छा चालक है। डॉक्टर साहब बैठे हैं यहाँ पे, आप लोग मुझसे जानकारी ले सकते हैं। अच्छा कंडक्टर का यह मतलब, कंडक्टर को क्या होता है आपकी भाषा में, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी बह सकती है, उसको हम कंडक्टर बोलते हैं।
वो जिसमें इलेक्ट्रिसिटी नहीं भेज सकती उसको हम इंसुलेटर बोलते हैं ना। इंसुलेटर और कंडक्टर में यही अंतर है। अब उसकी अपन उसमें इंजीनियरिंग में अभी नहीं पढ़े, अपन यूँ समझ लें कि जो तार है उस तार में विद्युत धारा बहती है, लेकिन ऊपर की खोल को पकड़ के, जैसे आपकी डिस्चार्जर का जो तार है उसके ऊपर की खोल को पकड़ के आप जो है ट्रांसफार्मर की फ्यूज पे लगाएंगे तो आपको करंट लगेगा क्या? नहीं लगेगा, क्योंकि आपने ऊपर की खोल पकड़ रखी। ऊपर की खोल क्या है? इंसुलेशन। लेकिन जब आगे का सिरा निकला हुआ उसको पकड़ के अगर लगाएंगे तो करंट लगेगा, क्योंकि उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी बह रही है, वो कंडक्टर है, और ऊपर वाली खोल इंसुलेटर। एक सिंपल सी बात। तो हमारा शरीर ये बहुत अच्छा चालक है, इसके अंदर विद्युत धारा बहुत आसानी से भेज सकती है। आपने अपनी इंजीनियरिंग टर्मिनोलॉजी में 3 चीज सुनी होगी, एक करंट, एक वोल्टेज और एक रेजिस्टेंस। ये 3 चीज होती है। अब करंट फ्लो कब होता है, इस बेसिक को आप समझें। जब उस सर्किट में जहां भी वोल्टेज का डिफरेंस पैदा होगा तो करंट फ्लो होगा। वोल्टेज का डिफरेंस पैदा करोगे आप तो करंट फ्लो होगा। अगर आपने एक बल्ब लगाया और उसमें एक फेज जोड़ दिया, जब तक आप न्यूट्रल नहीं जोड़ोगे वो चालू नहीं हो सकता। वो न्यूट्रल क्या है? जीरो पोटेंशियल। फेज क्या आपका? 220 वोल्ट। हुआ ना डिफरेंस जब भी वो बल्ब जला। यानी कि करंट फ्लो कब हुआ? जब वोल्टेज का डिफरेंस पैदा हुआ। अब फर्ज करिए कि आप एक सब स्टेशन के यार्ड में पैदल जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? ग्रिड में। ठीक है, आपकी कोई 11 kV की लाइन ट्रिप होती है। आपके वहां ऑपरेटर साहब से पूछा जाता है कि भाई फॉल्ट करंट क्या आया। ऑपरेटर साहब बताएंगे कि साहब 8 एम्पियर आया। कौन सा फॉल्ट था? अर्थ फॉल्ट था या फेज टू फेज था, ओवर करंट था, जो भी था। कितना आया? तो बोला 8 एम्पियर। 8 एम्पियर का क्या मतलब? अगर उसमें 200 की सीटी लगी हुई तो 1600 एम्पियर हो गया। वो 1600 एम्पियर का करंट, सीटी तो 200 की लगी है। अब एक्सेस जो 1400 एम्पियर करंट रहेगा वो कहां जाएगा? एक सेकंड के बहुत छोटे हिस्से में वो करंट कहां फ्लो होगा? आप विचार करो थोड़ा। जो उसके नॉन इलेक्ट्रिकल पार्ट है उस मशीन के, जिसको हमने अर्थिंग किया है, उसके माध्यम से वो ग्राउंड होगा, जमीन में जाएगा। कहां जाएगा? वो जमीन में जाएगा। अब अगर उस अर्थिंग का रेजिस्टेंस हाई है, मतलब प्रॉपर्ली ग्राउंड स्मूथली नहीं हो पा रहा, उसका रेजिस्टेंस अगर हाई है, तब क्या होगा? उस जमीन के ऊपरी परत पे वो फैल जाएगा। कहां पे फैलेगा? आपके जीवन में किसी न किसी के कहीं ना कहीं ये देखने में आया होगा, कहीं कोई पक्षी या पशु उसकी चपेट में आ जाते हैं, बारिश में फॉल्ट हुआ, फेंसिंग में करंट आ जाता है, चिंगारियां उड़ती है, ये आपने देखा होगा। ये वही चीज है कि प्रॉपर ग्राउंड न होते हुए वो जमीन की ऊपरी तरफ से फैल गया। अब कितना फैल सकता है? मान लीजिए कि इस स्पॉट पे ग्राउंड हुआ, यहां इस स्पॉट पे, तो वो 20 मीटर तक फैल सकता है। और उस फैलाव को, उसकी इंटेंसिटी को, उस वोल्टेज के ग्रेडियंट को कम करने के लिए हम लोग उसमें गिट्टी डालते हैं। गिट्टी क्यों डालते हैं? कि वो बहुत जल्दी कम दायरे में वो खत्म हो जाए, है ना। अब आप उसमें निकल के जा रहे हो पैदल, आपने चप्पल पहनी हुई है, आपका पैर का कोई ना कोई भाग जमीन के घास के टच हो रहा है, ठीक है। अब वो 11 kV वोल्टेज का करंट जो ग्राउंड पे फ्लो हुआ है, अब आप चलते हो तो चलने की प्रक्रिया में दोनों पैर के बीच में डिफरेंस होगा, तभी चल पाएंगे ना। अगर क्यों दोनों मिला लेंगे तो खड़े रहेंगे आप। चलेंगे कब? जब डिफरेंस होगा। अब मेरा एक पैर किसी वोल्टेज पे है, दूसरा पैर किसी वोल्टेज पे है, निश्चित रूप से उसके वोल्टेज में अंतर होगा दोनों पैरों के बीच। अब उन दोनों पैर के बीच जो वोल्टेज का अंतर हुआ, उस अंतर का करंट मेरी बॉडी से फ्लो हो जाएगा। अगर मैंने शूज नहीं पहना है तो कहां जाएगा वो करंट? कहने का ये मतलब हुआ कि दो कदम के बीच वोल्टेज डिफरेंस के कारण हमारे शरीर के अंदर बहा हुआ करंट, इसको बोलेंगे स्टेप पोटेंशियल। 2 कदम के बीच बनने वाले वोल्टेज डिफरेंस के कारण
है ना बुद्ध? बारीकी है कि नहीं इस चीज में? हमने कभी ध्यान दिया कि हमको ऐसा करना चाहिए? और क्यों करना? ठीक है, हजारों बार में कभी कोई ये घटना एक होती होगी, हजारों बार में, लेकिन हुई तो है ना। यह हजार के बाद की संख्याएं हैं, उसमें आ सकता है। पहली चीज। दूसरी चीज ये है, आप एबी स्विच काट रहे हो लाइन का, ठीक है? एबी स्विच काटने के दौरान ऊपर का पाइप का वो निकल गया, क्लैंप का नट, ठीक, और इनकमिंग साइड फेस के टच हो गया, वो करंट कहाँ जाएगा? पाइप में आएगा ना। उसका पाइप का ठिया किया बढ़ता है, लाइन में सब करता है ना, ठिया को बढ़ता है ना, वो ग्राउंड होगा, ग्राउंड होगा। लेकिन अगर हमने जूते नहीं पहने हुए हैं और हाथ में हैंड ग्लोव भी नहीं है, तो निश्चित रूप से हमारे शरीर में वो करंट मतलब उस ठिये के थ्रू तो जाएगा, हमारी बॉडी के थ्रू भी जाएगा। एक 27 साल का लड़का, चलो और बात करो। संविदा का हमारा स्टूडेंट रहा, उसने फील्ड में कहीं पे लाइन का बिजनेस काटा, चलो ठीक एबी स्विच काटने के बाद लगाया मैं सीधा वो करंट की चपेट में आया और और डेथ हो गई। उसके पैर के अंगूठे में इतना बड़ा होल हुआ था, मेडिकल परीक्षण में आया और वो काटा। इसका मतलब क्या हुआ? हाथों के थ्रू करंट आया और पैरों के यहाँ से गुजर गया। यही हुआ ना। अगर हाथों में हैंड ग्लोव होते या पैर में जूते होते तो क्या वो एंट्री कर पाता? कर पाता क्या? नहीं कर पाता। तो मेरा ये कहने का मतलब है कि हमारे इस शरीर में काम के दौरान करंट के संपर्क में आने के जितने भी एंट्री पॉइंट हो सकते हैं उन सबको अपने को बेंड करना है। किस चीज से बेंड करना है? हैंड ग्लोव से, जूतों से, हेलमेट से। ये तीन तो अपन कर सकते कि नहीं? कर सकता है। कर सकते हैं ना भैया। मैं थोड़ा सा पोलाइटली निवेदन करूंगा कि मैं बिल्कुल अपनों से अपनी बिल्कुल बात करता हूं, और इसमें बहुत सारी बातें जो है अनऑफिशियल भी होती है जो नहीं करना चाहिए, है ना। मैं किसी प्रोटोकॉल के तहत नहीं बोलता हूँ, इसलिए अगर आप लोग को रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो निवेदन है कि क्योंकि वो अच्छा मेरा तो ये मतलब है कि हमारे भाइयों की दुर्घटनाएं बचना चाहिए, है ना। तो बहुत सारी नियम विरुद्ध बातें भी मैं करता हूँ, इसलिए निवेदन है कि अगर कोई रिकॉर्डिंग कर रहा है तो वो ना करे।